हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग में हमने एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है। उसमें हम 11th क्लास के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी को अपना टॉपिक रखे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में जो लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग वो है आपका एनिमल किंगडम। तो हम एनिमल किंगडम की स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम डिफरेंट फाइलम की स्टडी कर रहे हैं। और अभी तक जो हम पहुँचे हैं वो हमने लास्ट वन डिस्कस किया था आपको फाइलम कार्डेटा। और फाइलम कार्डेटा चूँकि एक बड़ा फाइलम है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो उसमें हमने एक सुपर क्लास पाइसेज जिसमें बहुत सारी ट्रू फिशेज हैं, जिसमें बोनी और कार्टिलेजिनस फिशेज, उसको डिस्कस किया था। अब हमारे पास जो दूसरा सुपर क्लास है जिसे बोलते हैं टेट्रापोडा। देखिए, जैसे ये कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन था उसमें नैथोस्टोमेटा था, ठीक है, जा वाले एनिमल। इन्हें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था यहाँ पे सुपर क्लास पाइसेज जिसमें सारी की सारी ट्रू फिशेज थी, जो भी ट्रू फिशेज होती हैं उनके लिए। अब इनके दो ऑप्शन थे, आइदर बोनी और कार्टिलेजिनस, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो सुपर क्लास है, इस सुपर क्लास को हम बोलते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा देखिए, यहाँ पे 2 पेयर लिम्स होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गेनल। जैसे इस पाइसेज में क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं 2 पेयर फिन्स, ठीक है। यहाँ पे होते हैं 2 पेयर लिम्स। क्या डिफरेंस है? जैसे एक जो आपको मैंने दिखाया था, जैसे मान लीजिए ये कोई फिश है, तो यहाँ पे 2 पेयर इनके फिन्स होते हैं, इनको हम फिन्स बोलते हैं। फिन्स एक्चुअल में वो लिम्स को हम बोलते हैं जिसमें एंडोस्केलेटन और स्किन के बने होते हैं। जैसे आपने किसी अगर मछली के फिन्स को अगर करीब से देखा होगा तो उसमें क्या रहता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। जैसे ये फिन्स है, तो इस फिन्स के अंदर इस तरीके से एंडोस्केलेटन के, बोनी है तो बोन, या कार्टिलेज है तो कार्टिलेज होती है, और इसके ऊपर स्किन होती है। तो इस पूरी ये एंडोस्केलेटन है। इस पूरे जो है स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिन्स। तो ये चीज़ है फिन्स, और फिन्स लोकोमोटरी ऑर्गेनल होता है फिशेज में, ठीक है। यहाँ पे मसल्स नहीं होते हैं। और जब आप इस तरीके से, मैं एक रफ डायग्राम ही ड्रॉ कर रहा हूँ, जब आप किसी जो है इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमारे यहाँ जो है ये लिम्स होते हैं, ठीक है। ये भी टुकड़े में होते हैं, देखिए इस तरीके से ये लिम्स है। अब लिम्स के ऊपर यहाँ क्या लगी होती है, यहाँ मसल्स लगी होती है। इन हड्डियों के ऊपर मसल्स लगी होती हैं सारी, और मसल्स के ऊपर वापस जो है स्किन लगी होती है। इन सब में मसल्स और स्किन्स लगी होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं लिम्स। इसमें क्या क्या चीज़ है, स्किन, एंडोस्केलेटन, यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एंडोस्केलेटन और मसल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें बनाती हैं लिम्स। तो जहाँ पे 2 पेयर लिम्स होते हैं उसे सुपर क्लास टेट्रापोडा बोला जाता है। अब इस टेट्रापोडा में, ये मैं हटा रहा हूँ, इस टेट्रापोडा में जो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं
वो देखिए क्या क्या है। यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं एम्फीबियन, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल। ठीक है, तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो फ्रेंड सुपर क्लास टेट्रापोडा में एम्फीबिया की स्टडी करेंगे। मैं डायरेक्ट ना आके थोड़ा सा आपको बता देना चाह रहा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बेसिकली मैं डायरेक्ट भी आ सकता था, पर थोड़ा सा आपको रिकैप कर दिया 5 मिनट के लिए। चलिए इसकी स्टडी करते हैं। देखिए जो एम्फीबियन हैं, तो यहाँ पे एम्फीबिया क्या है? एम्फीबिया एक क्लास होता है। ठीक है, एम्फीबिया, इसका नेम एम्फीबिया इस वजह से दिया गया है कि इसके पास एम्फीबियस लाइफ है। एम्फीबियस लाइफ का मतलब लाइफ जो एडॉप्टेड है पानी और ज़मीन के लिए। पानी और ज़मीन का मतलब है टेरेस्ट्रियल एज वेल एज इक्वेटिक हैबिटेट के लिए ये अडॉप्टेड है। तो दोज एनिमल विच हैव एडाप्टेशन फॉर द एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप एम्फीबिया। ठीक है, तो इस एम्फीबियन ग्रुप में उन सारे को हम इंक्लूड करते हैं, उन सारे एनिमल को इंक्लूड करते हैं जिसमें दोनों के लिए एडाप्टेशन हो। तो जो यहाँ फीचर्स आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें देखना क्या है? उसमें एक्चुअल में हमें यही देखना है कि उसमें कौन से फीचर उसे एम्फीबियन लाइफ के लिए एडाप्टेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है। देखिए जैसे देखिए ये जो है, ये एक मैं माहौल बना रहा हूँ, एक इकोसिस्टम को दिखा रहा हूँ, एक एम्फीबियन कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। ये देखिए ये ज़मीन है, ये वाला जो है लैंड है, टेरेस्ट्रियल है, और ये एक्वेटिक है। तो एम्फीबियन इस पर्टिकुलर रीजन में होते हैं। तो इनके में जो एडाप्टेशन होना चाहिए वो एक्वेटिक के लिए भी होना चाहिए और वो टेरेस्ट्रियल के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा एडाप्टेशन होगा वो क्या होता है? सबसे बड़ा एडाप्टेशन होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ 2 तरीके के एडाप्टेशन होते हैं। एक तो सोमैटिक एडाप्टेशन है, एक रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन है। सोमैटिक एडाप्टेशन लाइफ को जीने के लिए इम्पोर्टेंस है, तो उसमें सबसे पहले है रेस्पिरेशन का। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब जो है पहली बार एक्चुअल में कॉर्डेटा में पहली बार पानी से ज़मीन पे अगर लाइफ आ रही है तो सबसे पहली बात होगी कि ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे देखिए पानी के लिए होते हैं गिल्स या फिर स्किन। ठीक है, और जो लैंड के लिए होते हैं वो यहाँ पे होता है लंग्स और बक्कोफेरेंजियल कैविटी। तो यहाँ पे ना ये सारे टाइप का ये दोनों पानी में एक्वेटिक सिस्टम के लिए है और ये दोनों जो है टेरेस्ट्रियल सिस्टम के लिए है। दोनों इसमें एडाप्टेशन होते हैं। एक्चुअल में बात क्या होती है कि इसके लार्वा में गिल्स होते हैं। यहाँ पे लार्वल स्टेज होती है। जैसे इसका का टिपिकल एनिमल है फ्रॉग, आप जानते हैं। तो फ्रॉग का लार्वा को हम टेडपोल बोलते हैं। तो जब वो लार्वल स्टेज में होता है तो कंप्लीट वाटर के अंदर होता है, तब वो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स करता है, यानी एक्वेटिक सिस्टम का एडाप्टेशन है। बट जब उसका एडल्ट होता है तो उसकी मॉइस्ट स्किन जो है वो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है, क्योंकि मैंने बताया था रेस्पिरेटरी ऑर्गन वही होता है जिसमें वहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने समझाई थी। कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन तब होगा, इसकी एक मैंने वीडियो बनाई है एक्सक्रेशन रेस्पिरेशन की,
उसे आप देखिएगा एनिमल किंगडम में। तो मैंने बताया था कि एक पतली सी मेम्ब्रेन होनी चाहिए जिसमें हाई वैस्कुलर सप्लाई होनी चाहिए और एक्सपोज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो एक डिफ्यूजन सरफेस बनाता है जहाँ से गैसियस डिफ्यूजन होती है। तो ये सारे स्ट्रक्चर वही फार्मेशन करती हैं। लेकिन यहाँ बेनिफिट इससे क्या मिल रहा है? बेनिफिट ये मिल रहा है कि चाहे माहौल एक्वेटिक हो या फिर माहौल टेरेस्ट्रियल हो, दोनों तरह के माहौल में इसमें ब्रीदिंग कैपेसिटी है। तो अगर कोई एम्फीबिया बनना चाह रहा है तो एम्फीबियन रेस्पिरेशन की उसमें कैपेसिटी भी होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इस ग्रुप में ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फीचर है एम्फीबियन लाइफ के लिए वो देखिए क्या है। जैसे इसके एम्फीबिया का एक प्रॉब्लम है, जैसे एम्फीबिया इस लैंड पे तो आ सकता है, जैसे कोई फ्रॉग है वो इस लैंड पे जो है, जैसे मान लीजिए ये कोई फ्रॉग है वो इस लैंड पे तो आ गया, ठीक है। ये फ्रॉग जैसा दिख नहीं रहा, बस मान लीजिए ये कोई फ्रॉग है, ये इस लैंड पे आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एक कमी है जिसकी वजह से ये पानी से पूरी तरीके से नहीं निकल पाया। जैसे ये जब ये पानी से निकला ना ज़मीन पे तो इसको सांस लेने को चाहिए। दूसरी जो इसकी चीज़ चाहिए कि ज़मीन पे लोकोमोशन पानी के लोकोमोशन से अलग है। इससे पहले आप फिशेज को पढ़ रहे थे तो फिशेज में लोकोमोटरी ऑर्गेनल क्या थे, ऑर्गन क्या थे? फिन्स थे। अभी मैंने आपको डिटेल में बताया। यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गेनल 2 पेयर लिम्स हैं। तो जो फ्रॉग का लिम्स होता है ना, जो फ्रॉग का लिम्स होता है इस तरीके से, जो उसके पैर होते हैं, इन पैरों में इस तरीके से वेव होते हैं, इन पैरों में इस तरीके से वेव होते हैं, ठीक है। ये वेव इसको पानी में तैरने के लिए अडॉप्टेड करते हैं। और जो इसके पैर हैं, जो एक लिम्स है, 2 पेयर लिम्स है, ये लिम्स जो है ज़मीन पे चलने के लिए अडॉप्टेड है। बट ये ज़मीन पे पहली बार आया है ना, तो ज़्यादातर एम्फीबियन अच्छी तरीके से ज़मीन पे नहीं चल पाते। जैसे आप देखते हैं फ्रॉग जो है ऐसे फुदकता रहता है, जंप कर कर के चलता है, वो दौड़ नहीं सकता, वो इतने अच्छे तरीके से अडॉप्टेड नहीं है। एक्चुअल में उसे पानी से बहुत दूर जाना ही नहीं है। दूसरी उसकी प्रॉब्लम क्या है? ये तो हो गए दो कि एक तो उसके पैरों में वेब है और वो टेट्रापोडा है, तो वो ज़मीन पे चल सकता है, पानी में तैर सकता है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन पानी के लिए भी है और ज़मीन के लिए। एक और चीज़ जो यहाँ पे है वो देखिए कि इसकी स्किन में बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड होती है। जैसे पानी में और ज़मीन में रहने में क्या डिफरेंस है कि जब पानी में रहने जाएंगे तो वाटर की वजह से, जैसे हम बहुत देर तक अगर पानी में रहते हैं तो आपने देखा होगा आपकी स्किन पे रिंकल पड़ने लगते हैं। आपकी स्किन जो है पानी में रहने के लिए नहीं बनी है। हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं। अगर हम बहुत देर तक अपने हाथ को पानी में रखें तो ये उंगलियां सड़ने लगेंगी, क्योंकि वाटर की एक डेसिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है जो आपके स्किन को डिजॉल्व करने लगती है। तो जो एनिमल सालों से उसी पानी में रहते हैं, जैसे मछली रहती है, जैसे ये फ्रॉग रहते हैं या कोई भी एक्वेटिक, तो उनकी स्किन क्यों डिजॉल्व नहीं होती? तो आप स्किन को देखेंगे तो उनकी स्किन को जब टच करेंगे तो उस पर बहुत सारा म्यूकस होता है। म्यूकस एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग भी एम्फीबियन को दोनों तरीके से हेल्प करती है। जब ये पानी में होते हैं तो ये वाटर के डेसिकेटिंग प्रॉपर्टी से इसको बचाती है, और जब ये ज़मीन पे आते हैं तो ये म्यूकस की जो कवरिंग है, जो इनके बॉडी को ऐसे कवर कर रखा है म्यूकस, ये वाटर के वेपराइजेशन को रोकता है, मतलब डिहाइड्रेशन को रोकता है। एक्चुअल में जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है उसका सबसे बड़ा चैलेंज है डिहाइड्रेशन। जैसे हमारी स्किन भी पूरी तरीके से वाटर रेजिस्टेंस होती है। इसके बाद जो भी आप ग्रुप पढ़ेंगे, जैसे आप रेप्टिलिया पढ़ेंगे, जैसे एप्स पढ़ेंगे या मैमल पढ़ेंगे, तो इन तीनों की स्किन जो होती है वाटर के लिए रेजिस्टेंस होती है। क्योंकि हम हवा में रहने के लिए बनाए गए हैं तो हमारे बॉडी से पानी इवेपरेट न हो। लेकिन एम्फीबियन में स्किन ऐसी नहीं बन पाई। ये सब मजबूरियां इसको इस ग्रेड का बना दी कि ये ज़मीन और पानी का जो एक तरीके से जोन है, इसे हम लिटोरल जोन बोलते हैं इकोलॉजी की टर्म में, जो एक तरीके से इन दोनों का जो कंजॉइंट जो एक टेरिटरी, कॉमन टेरिटरी बनती है,
इस हैबिटेट के लिए ये अडॉप्टेड है। मतलब ये ज़मीन पे तो है बट बहुत दूर नहीं जा सकता, क्योंकि ज़्यादा दूर जाने के लिए इसके लिम्ब नहीं सपोर्ट करते हैं कि ये बहुत लंबी दूर तक ट्रेवल करे। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ डिहाइड्रेशन का बहुत खतरा है। तो ये ज़्यादा दूर तक न जाते हुए थोड़े दूर में रहता है, जहाँ से ये वापस जो है जब इसकी स्किन ड्राई हो तो ये वापस पानी में कूदता है और फिर से अपनी स्किन को मॉइस्ट कर लेता है और फिर ज़रूरत पड़ने पे ये फिर से बाहर आता है। बेसिकली बाहर आने का मेन पर्पज़ होता है प्रीडेशन, अपने प्रे को पकड़ने के लिए, ठीक है। बाकी ये पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल क्यों नहीं बन पाया, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसका रिप्रोडक्शन। देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है ना, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। तो न्यूट्रिशन तो ये जो है ज़मीन पे पा जाता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए मजबूर होता है। एक्चुअल में इनके जो एग्स होते हैं, जो इनमें एग्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं, वो मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, उस पर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। जैसे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जैसे इसके बाद ही आप रेप्टाइल पढ़ेंगे या बर्ड पढ़ेंगे, तो उनमें जो है एक मेम्ब्रेन के, ये एक की मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, जो इसे डिहाइड्रेशन से रोकती है। डिहाइड्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टेरेस्ट्रियल सिस्टम में। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये इनके एग जो है इस तरीके से मेम्ब्रेनस एग होते हैं, और जब ये अंडे देते हैं तो ये इस तरीके से ग्रुप में देते हैं जिसके चारों तरफ इस तरीके से जेली होती है, ठीक है। और ये अंडे जो है पानी में ही देते हैं। दूसरी बात ये होती है कि पानी में जब ये अंडे देते हैं, इसके मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म है वो वाटर में इस तरीके से मेल के थ्रू रिलीज किए जाते हैं, और ये जो है यहाँ वाटर, एक्सटर्नल वाटर को यूज करके ये फीमेल एग तक आते हैं और इनको फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वा की स्टेज होती है। तो मैंने बताया था कि अंडे में यॉक का अमाउंट सफिशिएंट नहीं होगा तभी लार्वा बनेगा। लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ लार्वा का और एडल्ट का फूडिंग बिहेवियर अलग होता है। जो लार्वा है वो पानी में रहता है और वो हर्बीवोर्स नेचर का होता है। जो इसका एडल्ट है वो कार्निवोर नेचर का होता है, वो ज़मीन और पानी दोनों में रहता है। इसके अलावा जो इसमें चेंजेज हैं वो क्या क्या हैं वो थोड़ा मैं आपको समझा दूं। कुछ और चीज़ें बच रही हैं वो हम देखते हैं। जैसे देखिए आपके बुक के हिसाब से चलते हैं, जल्दी भी होगा और एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ जो बॉडी है, बॉडी में, हाँ देखिए बॉडी में जो डिवीज़न है, बॉडी में डिवीज़न नहीं सेगमेंटेशन है, जो बॉडी होती है उसमें जैसे आप फ्रॉग की बॉडी को देख रहे हैं तो इसमें हेड होता है, ट्रंक होता है, इसमें नेक नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ हेड है, नेक है, फिर थोरेक्स है, एब्डोमेन है। तो यहाँ थोरेक्स और एब्डोमेन जो है एक साथ जुड़ा होता है, ठीक है। ये अलग अलग नहीं होता, थोरेक्स और एब्डोमेन ये एक साथ होता है। हमारे यहाँ क्यों अलग होता है? क्योंकि बीच में डायफ्राम होता है। तो फ्रॉग में आप डिसेक्ट करेंगे तो कोई डायफ्राम नहीं मिलेगा। तो डिवीज़न हेड, ट्रंक या किसी में टेल भी होती है। जैसे आपको दो एग्जांपल आपके बुक में दिए गए हैं। एक सैलामेंडर का है, उसमें आपको पूंछ दिख रही है लिजर्ड जैसा, वो लिजर्ड नहीं है। लिजर्ड जो है रेप्टाइल होता है और ये जो है एम्फीबियन है, ठीक है। और फ्रॉग में टेल नहीं होती, उसकी लार्वा में टेल होती है बट एडल्ट में नहीं होती है। तो यहाँ पे हेड और ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड होती है, ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ें और आपको बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन है जो आपको यहाँ बताया गया है, एम्फीबियन स्किन इन मॉइस्ट विदाउट स्केल। जैसे फिशेज में आपने देखा था स्किन में स्केल था, तो यहाँ पे स्केल नहीं होते हैं, स्किन मॉइस्ट होती है। तो उसमें मॉइस्चर प्रोड्यूस करने के लिए म्यूकस ग्लैंड होती हैं और बहुत सारी ग्लैंड होती हैं जो कलरिंग मटेरियल को प्रोड्यूस करती हैं। इसी वजह से जो एम्फीबियन है वो डिफरेंट कलर में होते हैं, वो अलग अलग कलर में आपको जैसे ओलिव ग्रीन, डार्क रेड, येलो, इस टाइप का जो उनके स्पॉट दिखते हैं वो उन ग्लैंड की वजह से होता है। एक खास चीज़ है, आई हैव आई लिड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
जैसे देखिए आपकी आँखों में ये पलके हैं ना, आप मछली में आँख देखिए, कभी आप फिश को देखिए, तो फिश में इस तरीके से जो आईज होती है उस पे आईलिड नहीं होती है, उस पे आईलिड नहीं होता है, ठीक है। फिश में आईलिड नहीं होता है, जबकि यहाँ पे आईलिड होता है। जो एम्फीबियन है इसकी आँखों में इस तरीके से आईलिड होते हैं, यहाँ पलकें होती हैं। वजह क्या है? ये हमारी जो ये आईलिड है इसका मेन काम है कि जब हम टेरेस्ट्रियल हवा के माहौल में रहते हैं तो यहाँ ड्राइनेस है, उस ड्राइनेस की वजह से आप आंखें खोल के रखिए ना, तो ये आंखें आपकी सूखने लगेगी, तो आपको पलकें झपकानी पड़ती है, क्योंकि जब आप इसे पलकों को झपकाते हैं तो फिर से ये सरफेस गीला हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का एम्फीबियन एडाप्टेशन है। तो यहाँ फ्रॉग एडाप्टेड है ज़मीन के लिए और पानी के लिए। तो जब वो ज़मीन पे आता है तो ये आईलिड उसकी आँखों को ड्राई होने से बचाती हैं। उसके साथ साथ उसकी आँखों में एक मेम्ब्रेन भी होता है जिसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसका काम होता है कि वो पानी के अंदर देखने में उसे हेल्प करती हैं, वो पानी के लिए एडाप्टेशन है। तो आईलिड भी होती है और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी होती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एक्चुअल में फिश में होती है, लेकिन वो यहाँ भी प्रेजेंट है क्योंकि ये एम्फीबियस लाइफ में है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, एक यहाँ पे एक चीज़ और होती है, टिम्पैनम। देखिए टिम्पैनम क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए हम लोगों में जो मैमल हैं, तो हमारे यहाँ सबसे डेवलप ईयर है। जो हमारा ईयर है उसमें इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमारी ईयर लोब है, ये ईयर लोब होती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। और यहाँ इसे आप कान का पर्दा ईयर ड्रम, या इसको हम बोलते हैं टिम्पैनम, ठीक है। इसे हम बोलते हैं टिम्पैनम। इसके बाद आप में यहाँ जो है 3 हड्डियाँ इस तरीके से आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे कोक्लिया लगी होती है सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ, इस तरीके से। तो हमारे ईयर में इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, इन 3 हड्डियों को हम बोलते हैं मिडिल ईयर, और इस कॉक्लियर ऑर्गन को हम बोलते हैं इंटरनल ईयर। फ्रॉग में ये ऑडिटरी कैनाल नहीं होती, ये टिम्पैनम आपको बाहर ही उनकी सरफेस पे दिखाई पड़ेगा। हेड पे आपको 2 ऐसे ईयर ड्रम जो है एक्सपोज दिखाई पड़ेंगे। हमारे यहाँ इसको लगाने का मेन पर्पज़ क्या है